नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान ने जिस चक्रव्यूह को तैयार किया था, उस चक्रव्यूह में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है और ईरान ने उस भस्मासुर को जगा दिया है जिसने अमेरिका को भस्म करने की कहानी का कसम खाई है। ईरान के उस टैक्टिकल वॉरफेयर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसने खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका को जार-जार कर दिया है। दरअसल ईरान ने अपनी रणनीतियों से ट्रंप की नीतियों की नाव में इतने छेद किए हैं कि ट्रंप के सारे जहाज दफन होते नजर आ रहे हैं, डूबते नजर आ रहे हैं। होर्मुज से लेकर लाल सागर तक अमेरिका की साख पूरी तरीके से राख हो रही है और जिस ईरान को जीतने और होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने की डींगे ट्रंप मार रहे हैं, उस ईरान ने होर्मुज में ऐसा जाल में फंसाया है कि वहां से निकलना अमेरिका के लिए दुश्वार हो चुका है। इतना ही नहीं, होर्मुज में ट्रंप को फंसाने के बाद ईरान के प्रॉक्सीज यानी कि ईरान के भस्मासुर अमेरिका के पीछे पड़ गए हैं अमेरिका को भस्म करने के लिए। और लाल सागर से लेकर यमन से लेकर सऊदी से लेकर गल्फ ऑफ पर्शिया तक यानी पर्शियन गल्फ तक अमेरिकी जहाजों पर, अमेरिकी विमानों पर ये प्रॉक्सीज, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस काल बनकर टूट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हूथी विद्रोहियों ने ऐसा तांडव किया है, ऐसा बारूदी प्रहार किया है, जैसे यमन से लेकर सऊदी तक और सऊदी से लेकर पेंटागन तक, अमेरिका तक हाहाकार मचा हुआ है। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो होर्मुज संभाले कि लाल सागर में सिर उठा रहे भस्मासुर यानी कि हूथी विद्रोहियों की बारूदी बवंडर से निपटें। आखिर करें तो करें क्या? मतलब होर्मुज से लेकर लाल सागर तक ईरान के सामने अमेरिका पूरी तरीके से नतमस्तक है। सच्चाई तो यह है कि खाड़ी के देशों को भी समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप का कवच उन्हें सुरक्षा देने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है और हूथी विद्रोही धीरे धीरे ही सही लेकिन अमेरिका और उसके अलाइज को धूल चटा रहे हैं। हूथी विद्रोहियों ने कहां हमला किया, इसका क्या असर होगा और कैसे मिडिल ईस्ट और अमेरिका हूथी विद्रोहियों के आगे, ईरान के प्रॉक्सी के आगे पूरी तरीके से सरेंडर है, बताएंगे आपको। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जोरदार जंग की। दरअसल इस लंबी लड़ाई में कोई अंत नहीं दिख रहा, लेकिन हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस नेटो की बात आज तक की जा रही थी, अब वो नेटो भी इस जंग में आ चुका है। जी हां, 15 और 16 अगस्त की दरमियानी रात यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए कयामत की रात बनकर आई, जब एक के बाद एक रूसी मिसाइल और ड्रोन धड़ाधड़ गिरने लगे। इस ताबड़तोड़ प्रहार से कीव के कई इलाकों में धमाके हुए, शोलों की लपटों से पूरा कीव लाल हो गया और इस दौरान नेटो सदस्य रोमानिया ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया। स्पेन के F-18 फाइटर जेट ने कार्रवाई की। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के मॉस्को में ड्रोन और हवाई हमलों के जरिए कई ठिकानों को निशाना बनाया, जहां आग लगने की खबर सामने आई है। यानी पिछली रात रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे भीषण प्रहार देखा गया है और तनाव नेटो देशों तक पहुंच गया है। ऐसे में खतरा यह है कि इस जंग में नेटो सीधे उतर सकता है और अगर ये जंग नेटो देशों तक पहुंची तो इस जंग का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा और महाविनाश होना तय है। बताएंगे आपको डिटेल से कि क्यों आखिर F-18 फाइटर जेट का इस्तेमाल रोमानिया को करना पड़ा और इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसका नतीजा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के भस्मासुर जाग गए हैं और ये भस्मासुर एक एक करके अमेरिका और उसके अलाइज को भस्म कर रहे हैं, जिसे वॉशिंगटन से लेकर रियाद और तेल अवीव से लेकर यमन तक हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ईरान को सख्त पाबंदी और सैन्य दबाव के लिए जरिए घुटनों पर लाने का दावा किया था, उसी ईरान ने टैक्टिकल वॉरफेयर की ऐसी चक्रव्यूह बनाई जिसे सुपर पावर अमेरिका और उसके अलाइज को एक रणनीतिक दलदल में धकेल दिया है। जहां एक तरफ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जीवन रेखा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तेहरान की वजह से बंद है, जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें थम रही हैं, तो दूसरी तरफ यमन में मौजूद ईरान के भस्मासुर सऊदी और यमन को पूरी तरीके से जलाकर राख कर रहे हैं। यमन में उसके सहयोगी हूथी विद्रोहियों ने बारूदों की बारिश शुरू कर दी।
जिससे लाल सागर से लेकर पर्शियन गल्फ तक तनाव एक नए चरम पर पहुंच गया है। चलिए आपको बताते हैं कैसे तेहरान ने बेहद कम लागत वाले एसिमेट्रिक वॉरफेयर से अमेरिका की साख, उसकी नौसैनिक ताकत और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार किया है, और इसमें ईरान के भस्मासुर यानी कि उसके प्रॉक्सीज कैसे इस वक्त एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अभी तक तो अमेरिका यही नहीं तोड़ निकाल पा रहा कि ईरान से कैसे निपटे और होर्मुज कैसे खुलवाए, वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी तांडव करने लग गए हैं। शुरुआत करते हैं उस समुद्री मुहाने से जहां गुजरने वाली तेल की हर बूंद दुनिया की रफ्तार तय करती है। बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जहां ईरान ने ऐसा रणनीतिक शिकंजा कसा है कि अमेरिका के सारे सैन्य दबाव हवा साबित हो रहे हैं। जिस होर्मुज से आमतौर पर रोज 130 से ज्यादा मालवाहक जहाज और तेल के टैंकर गुजरते थे, वहां सन्नाटा है। जहाजों की आवाजाही शून्य पर पहुंच गई है। जाहिर है होर्मुज के सन्नाटे में आने वाले दिनों में मुश्किलों वाला शोर सुनाई दे रहा है। होर्मुज के सन्नाटे को चीरने के लिए वॉशिंगटन में पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक बैठकों का दौर जारी है, लेकिन तेहरान का रुख रत्ती भर भी ढीला नहीं पड़ा है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी ने खुले तौर पर अमेरिका को ललकारते हुए कह दिया है कि वो इस संघर्ष में अपनी हार स्वीकार कर ले। गरीबाबादी ने साफ शब्दों में संदेश दिया है कि होर्मुज की कमान अब पूरी तरीके से तेहरान के हाथ में है और इसे केवल अमेरिकी बयानबाजी, जहाजों की तैनाती या ढकोसले दावों से खोला नहीं जा सकता। वैसे ट्रंप तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि वो ईरान को हराने के बाद होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा घोषित कर देंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या है? क्या जुबानी जमा खर्च से ये सब हो जाएगा? वैसे भी हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर थोथा चना बाजेगा ना। क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि अमेरिकी साख कैसे होर्मुज में स्वाहा हो चुकी है। सैन्य ताकत से लेकर आर्थिक रूप से होर्मुज ने अमेरिका की दुखती रग को दबोच लिया है। अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि बिना जमीनी सेना उतारे वो इस 21 मील चौड़े स्ट्रेट पर कैसे कब्जा करे, और जमीनी सेना उतार दी तो उसकी सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी? डोनाल्ड ट्रंप ये बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। यानी होर्मुज में ईरान ने एक ऐसे जबरदस्त चक्रव्यूह की रचना की है जिसे तोड़ पाना अमेरिका के बस की बात नहीं है, और ट्रंप की साख होर्मुज में राख हो रही है। लेकिन अमेरिका जब दिमाग होर्मुज की तरफ लगा रहा है तो असली खेल ईरान के प्रॉक्सी कर रहे हैं। असली तांडव ईरान के प्रॉक्सीज मचा रहे हैं। कैसे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए होर्मुज की स्थिति क्या है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर ताला है। होर्मुज पर कब्जे का अमेरिका दावा लगातार कर रहा है, लेकिन वो कमजोर है। आईआरजीसी के दबाव की वजह से होर्मुज से जहाजों की आवाजाही ठप है। पहले जहां 130-40 जहाज गुजर जाया करते थे, नाकेबंदी के बाद फिलहाल 8, 9, 10, 11 जहाज ही गुजर पा रहे हैं। 14 अगस्त को सिर्फ जो 2 जहाजों ने होर्मुज को पार किया, उनकी कंडीशंस भी ठीक नहीं थी। जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधी मार है और अमेरिका लाचार है। ब्रेंट क्रूड की कीमत में हफ्ते भर में 6% की भारी उछाल है। WTI क्रूड की कीमत में 5.4% की बढ़ोतरी है। यूएस में पेट्रोल की औसत कीमत $4.08 पर गैलन पहुंच गई है, जो कि $1 से $1.5 पर गैलन हुआ करती थी। होर्मुज संकट से अमेरिका को करीब $115 बिलियन का झटका लग चुका है। जाहिर सी बात है, होर्मुज में ट्रंप मात खा चुके हैं और ईरान पर कूटनीतिक दबाव बनाने और नौसैनिक बेड़े तैनात करने की योजना पहले ही फेल हो चुकी है। लेकिन आप ईरान की रणनीति देखिए। मैं तो कायल हो गया हूं इस रणनीति का कि ईरान ने पूरे अमेरिकी ताकत को, अमेरिकी फोर्स को होर्मुज पर लाकर सेंट्रिक कर दिया, और जितने भी अमेरिकी सैन्य बेस है सब के सब लाचार हैं और आधे ऑपरेशनल कंडीशन में। और इस बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मोहरा चल दिया है अपने भस्मासुर को जगा के। हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान से बस एक इशारे का इंतजार है। उसके बाद ईरानी प्रॉक्सी ऐसा तांडव करेंगे, ऐसा बारूदी बखेड़ा करेंगे, जिसको संभाल पाना मिडिल ईस्ट के बस की बात तो होगी ही नहीं। अमेरिका भी नहीं संभाल पाएगा। सबसे पहले इसके लिए आपको ओमान से आ रही खबरों को समझना होगा। ओमान मिडिल ईस्ट का वो देश है जिसे पारंपरिक रूप से एक निष्पक्ष, शांतिप्रिय मध्यस्थ माना जाता रहा है। लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट्स ने पेंटागन और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के होश फाख्ता कर दी। दरअसल ईरान और ओमान के बीच होर्मुज की सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर एक विशेष
द्विपक्षीय समझौते की खबर है। इस गुप्त सौदे ने वॉशिंगटन के उन सभी तर्कों को कमजोर कर दिया है जिनके जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा की सुरक्षा के नाम पर एक तरफा सैन्य कार्रवाई की आड़ ले रहा था। जब खाड़ी का एक ही प्रमुख देश ईरान के साथ मिलकर इस समुद्री रास्ते के प्रबंधन पर सहमत हो गया है, तो अमेरिका के लिए यह सीधे दखल देना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत और भी पेचीदा हो गया है। इसके लिए और आपको अच्छी सी कहावत बताता हूं, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यानी ट्रंप उस काजी की तरह हो गए हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह भटक रहे हैं। ट्रंप का प्लान भी शुरू से होने से पहले ही ध्वस्त नजर आ रहा है, फेल नजर आ रहा है। यानी एक तरफ ट्रंप देखते रह गए, दूसरी तरफ डील हो गई और तीसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सीज ने हमले शुरू कर दिए सऊदी पर, यमन पर। डील के बाद नया रूट खोलने की बात की जा रही है। होर्मुज पर ईरान ओमान की डील हो चुकी है। अब अगर इस नक्शे को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ओमान के साथ मिलकर आखिर क्या गेम खेल रहा है अमेरिका के साथ ईरान। यह है होर्मुज स्ट्रेट और बंदर अब्बास और खोर पक्कन मस्कट, लेकिन ओमान यहां से रास्ता देने को तैयार है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पोर्ट से थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ता है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये नए रूट की बात की जा रही है, जिसमें आपको ये ग्रीन लाइन एक नया रूट देता है जो होर्मुज स्ट्रेट को पार करता है। यानी ईरानी तट के पास सुरक्षित कॉरिडोर से दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे, ओमान के खोर पक्कन के पास तय सेफ्टी लेन में प्रवेश करेंगे। अब इस रूट को आप समझिए, होर्मुज पर ईरान ओमान की डील है। ओमान की खाड़ी से होते हुए मस्कट की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ जाएंगे। इनबाउंड जहाजों की निगरानी ईरान करेगा, आउटबाउंड जहाजों का ट्रैफिक ओमान संभालेगा। नए शिपिंग कॉरिडोर को ट्रायल के तौर पर लागू करने की तैयारी भी हो रही है, जो कि आगे जाकर इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्ट हो जाएंगे। लागू करने की जो तैयारी है वो 2 से 4 महीने की समय सीमा में इसकी तैयारी की गई है। रूट की खासियत यह है कि होर्मुज स्ट्रेट पर दबाव कम हो जाएगा और एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लिया जाएगा, जिससे आकस्मिक खतरों से मुक्ति, अलर्ट जोन से दूरी और नेविगेशन समय में 15 से 20% तक की कमी। ईरान और ओमान के बीच सहयोग से मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट कम होगा। डीप सी रूट का विकल्प भी मौजूद है। असामान्य स्थिति में ओमान की खाड़ी से और दक्षिण की ओर से डीप सी रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां से एक और विकल्प देने की कोशिश की जा रही है, और यही विकल्प देने की कोशिश इससे पहले अमेरिका कर रहा था, जब वो ओमान के साथ बातचीत कर रहा था, यमन के साथ बातचीत कर रहा था। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान यहां पर अपने प्रॉक्सीज के जरिए मिडिल ईस्ट के देशों पर दबाव बना सकता है कि वो ईरान या ईरान समर्थित जहाजों पर अटैक नहीं करेंगे, जबकि बगैर ईरान को कॉन्फिडेंस में लिए अगर अमेरिका कोई भी रूट क्रिएट करता है तो वो कामयाब नहीं होगा। और इस बात को सुनिश्चित करेंगे ईरान के IRGC लड़ाके और हूती विद्रोही। आगे आपको बताएंगे कि हूतियों के बारूदी प्रहार ने कैसे यमन से लेकर सऊदी तक हाहाकार मचाया हुआ है और अमेरिका लाचार बना हुआ है। ईरान टैक्टिकल वॉरफेयर में अमेरिका पर भारी पड़ गया, यह बात दुनिया जानती है। और अब ईरान के सुकॉल्ड भस्मासुर अमेरिका और उसके चमचों को भस्म कर देना चाहते हैं। ईरान ने ओमान से डील कर होर्मुज के समुद्री रास्ते पर अमेरिका को ही उलझा दिया है। एक ऐसी रणनीति को एक्टिव कर दिया है जिसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके चमचों की चूल्हे हिला दी। ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया, जो दिन रात अमेरिका और उसके पिछलग्गुओं के घरों में बारूद बरसा रहे हैं। लाल सागर के मुहाने पर बसे यमन में हूती लड़ाकों ने एक साथ दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागकर यह साबित कर दिया कि यह ईरान की अकेली की लड़ाई नहीं है। हूती विद्रोहियों के इस आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका कांप रहा है। मिडिल ईस्ट में हड़कंप है और तेहरान के इशारे पर उठाए गए इस कदम का हिस्सा, जिसका मकसद पूरे अमेरिका को इस इलाके में सिर्फ होर्मुज में फंसा कर रखना और पूरे मिडिल ईस्ट को थर्राने पर मजबूर कर देना। यमन के प्रमुख बंदरगाह मोखा से लेकर अंदरूनी शहर मारिब तक बारूद का धुंध छाया हुआ है। यह अमेरिका के लिए क्लियर मैसेज है, अगर वो अपना पूरा ध्यान होर्मुज पर लगाएगा तो लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी।
और अमेरिका लाचार होकर तमाशबीन बना रह जाएगा। और ये बात क्यों कह रहे हैं हम? नजर डालिए हूथी विद्रोहियों ने पिछले 24 घंटे में क्या किया है। मोखा पोर्ट पर हूथी विद्रोहियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हुई, 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं। निशाने पर पोर्ट सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन, इकोनॉमी फैसिलिटीज, सब कुछ। मारिब पर तो चौतरफा हमला हुआ, 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी और 4 सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। रिहायशी इलाकों, गाड़ियों और बेकरी पर सीधा अटैक किया गया। मिडिल ईस्ट में भड़की इस आग ने वॉशिंगटन के गलियारों में एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिसका हल अमेरिका के किसी जनरल के पास नहीं है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह है। फ्रस्ट्रेशन तो है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। ट्रंप 2 धारी तलवार पर खड़े हैं। घरेलू मोर्चे पर अमेरिकी जनता पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों पर सवाल जवाब कर रही है, जिसका सीधा असर ट्रंप की राजनीतिक लोकप्रियता पर पड़ रहा है। पॉलिटिकल करियर खतरे में है। दूसरी तरफ पेंटागन और रक्षा सलाहकारों का मानना है कि ईरान पर केवल हवाई हमले या धमकियों से काम नहीं चलने वाला है, और पिछले 6 महीने में यह प्रूव हो चुका है। ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों से यह दावा तो कर दिया कि वो होर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे, लेकिन कैसे? सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं चलता मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। होर्मुज में हालात इतने विस्फोटक हैं कि वहां समंदर के पानी से भी बारूद की गंध आ रही है। दूसरी तरफ यमन के बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की नाक में दम कर रखा है। यमन के विदेश मंत्री अफरा अल जौबा चीख कर चेतावनी दे रही हैं, लेकिन हूथियों ने साफ कर दिया है कि जब तक वॉशिंगटन घुटनों पर नहीं आता, समंदर यूं ही धधकता रहेगा और अमेरिका के लिए कोई भी समुद्री रास्ता सुरक्षित नहीं रहने देंगे। यमन के साथ हूथियों के निशाने पर खास तौर पर सऊदी अरब और उसके तेल ठिकाने हैं, ऑयल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी है। वहां भी हूथी लगातार बारूद बरसा रहे हैं और ट्रंप का सुरक्षा कवच पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहा है, लाचार दिख रहा है। कैसे अभी तक की रणनीति रही है हूथी विद्रोहियों की, जरा इसको भी आप देख लीजिए। सऊदी अरब के प्रमुख तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इनकम का मेन सोर्स ही ऑयल है, और जब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो फिर आप ऑयल बेचेंगे कैसे? इसलिए तेल ठिकानों पर हूथी विद्रोही लगातार अटैक कर रहे हैं। सऊदी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी आरामको पर मिसाइल स्ट्राइक से हाहाकार मचा हुआ है। जेद्दा डिपो को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया है, जिसके बाद यहां पर बड़े पैमाने पर आगजनी की घटना देखी गई है। इससे वैश्विक निवेश की साख को झटका लग रहा है। सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट के एक माहौल बना हुआ था इस देश में, वो खत्म हो रहा है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बार बार हमले से आर्थिक तंत्र को नुकसान हो रहा है, और यह बात आप मान लीजिए कि सऊदी जैसे देश अगर नुकसान में आएंगे मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका का पेट्रो डॉलर बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है। क्योंकि जब सऊदी अरब की साख पर ही दाग लगने लगेगा तो फिर सऊदी अरब पेट्रो डॉलर में कारोबार क्यों करेगा, या मिडिल ईस्ट के देश पेट्रो डॉलर में कारोबार क्यों करेंगे? बाब अल मंदेब में भी नाकेबंदी है। लाल सागर के मुहाने पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा है, और यहां से कोई भी तेल टैंकर, चाहे वो अमेरिका का, इजराइल का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, सऊदी का, जो भी निकलता उस पर अटैक होता है। अभी सऊदी तेल टैंकरों पर हमला हुआ है, कमर्शियल जहाजों पर भी हमला किया गया है। यहां तक कि पाकिस्तान के जहाजों को भी इस इलाके में निशाने पर ले लिया ईरान ने या फिर हूथी विद्रोहियों ने। और दो तरफा घेरेबंदी का भी डर है, जिसे पिंसर अटैक कहा जाता है रणनीतिक भाषा में। उत्तर सीमा से शिया मिलिशिया का खतरा है, दक्षिणी यमन सीमा से हूथी विद्रोहियों के हमले का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं ईरान के प्रॉक्सीज। लाल सागर में यूएस नेवी की मौजूदगी के बावजूद हूथी विद्रोही अटैक कर रहे हैं। मर्चेंट नेवी जहाजों पर हूथी विद्रोहियों का प्रहार लगातार जारी है। ड्रोन तबाही का नया रिकॉर्ड बना दिया हूथी विद्रोहियों ने, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा कवच को ध्वस्त कर दिया है। और यही नहीं, 45 से ज्यादा अमेरिका के हाईटेक MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत तकरीबन $30 मिलियन होती है।
और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए 185 MQ-9 रीपर ड्रोन के साथ आया था। जाहिर सी बात है, वैश्विक साख पर बट्टा है। हूतियों के प्रहार के आगे अमेरिका बेबस है। लाल सागर में सुरक्षा की अमेरिकी गारंटी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ईरान की इस पूरी रणनीति में अमेरिका पूरी तरीके से बेनकाब हुआ। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई रणनीति नहीं, बस 2-3 एयरक्राफ्ट करियर लेकर चल दिए, साथ में डिस्ट्रॉयर्स लेकर आ गए, F-35 MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन्स और फाइटर जेट लेकर आ गए। तेहरान पर हमला कर दिया, आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया। अमेरिका को लगा कि ये चुटकी बजाने जैसा है, जैसे मादुरो को अरेस्ट किया था वेनेजुएला से। लेकिन मिस्टर ट्रंप, ईरान कभी ऐसा था ही नहीं। तेहरान कभी भी अमेरिकी सेना से सीधी पारंपरिक या आमने सामने की जंग नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो सैन्य संसाधनों में अमेरिका से बहुत पीछे है। इसलिए ईरान की पूरी रणनीति एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गैर पारंपरिक युद्ध पर टिकी हुई है। वो एक तरफ होर्मुज में अपना कंट्रोल दिखाकर अमेरिकी नौसेना को भारी भरकम जहाजों के साथ बिजी रखता है, फंसा कर रखता है, और होर्मुज के बाहर इस्तेमाल करता है अपने भस्मासुर को, यानी अपने प्रॉक्सी को, जिसे वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। हूथी विद्रोही इराक के शिया गुट लेबनान के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए रिंग ऑफ फायर को एक्टिवेट कर देता है। और इस रणनीति की सबसे बड़ी मार अमेरिका और उसके चमचों पर पड़ती है। सऊदी अरब और यूएई की अकड़ ढीली पड़ने लग गई। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि सऊदी ने, मिडिल ईस्ट के देशों ने ईरान को कुछ ब्राइब भी ऑफर किए, कुछ पैसे ऑफर किए, जिससे कि वो उन पर हमला ना करे। और ये पैसे गोल्ड के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं, यानी कि गोल्ड में पेमेंट की जा रही है। ईरान के सहयोगी संगठन ऐसे ठिकानों पर प्रहार कर रहे हैं जिससे मिडिल ईस्ट के देशों की इकोनॉमी कई सालों के लिए तबाह हो सकती है। खाड़ी देशों की व्यापारिक सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधी चोट हो रही है। नतीजतन अमेरिका के दोस्त खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वॉशिंगटन पर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई साहब युद्ध खत्म कीजिए और मिडिल ईस्ट से दफा हो जाइए, वरना अगर यह लड़ाई 1-2 साल तक चलती रह गई तो मिडिल ईस्ट में जो आप जलवा जलाल देख रहे थे वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ईरान खाड़ी के देशों को कब्रिस्तान में तब्दील कर देगा। ईरान का टैक्टिकल वॉर देख लीजिए, ट्रंप ज़ारदार हैं और रिंग ऑफ फायर कैसे एक्टिवेट हुआ है। अमेरिका इजराइल को घेरने की ईरानी रणनीति क्या है? सीधी जंग से बचकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए लगातार हमले जारी रखो। मुख्य प्रॉक्सी नेटवर्क कौन कौन है? लेबनान में हिजबुल्लाह उत्तरी सीमा पर भारी मिसाइल और रॉकेट के साथ तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं। गाजा पट्टी में हमास इस्लामिक जिहाद की बात करके लगातार इजराइल से लोहा ले रहा है। दक्षिण पश्चिमी मोर्चे पर इजराइल की सीधी घेरेबंदी है। सबसे तगड़ी पोजीशन में तो यमन के हूती विद्रोही हैं जो लाल सागर से एक भी जहाज को निकलने नहीं दे रहे हैं। सीरिया और इराक में भी शिया मिलिशिया पूर्वी मोर्चे पर भारी भरकम हथियारों के साथ तैनात हो चुके हैं। रणनीतिक उद्देश्य यह है कि अमेरिका के साथ होर्मुज पर बातचीत ईरान जारी रखे, होर्मुज पर अमेरिका को फंसा कर रखे और दूसरे मोर्चे से लगातार वो मिडिल ईस्ट के देशों पर, अमेरिकी एसेट पर, अमेरिकी शिप्स पर हमले जारी रखे, जिससे अमेरिका और इजराइल का प्रभाव इस इलाके में कम हो और उन पर प्रेशर बढ़ता जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसी भयावह और अनियंत्रित ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा? ईरान ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक अमेरिका उस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म नहीं करेगा, क्षेत्रीय सुरक्षा में ईरान के दबदबे को स्वीकार नहीं करेगा, ईरान पर फिर कभी हमला नहीं करने की गारंटी नहीं देगा, तब तक होर्मुज से लाल सागर तक शांति की उम्मीद करना बेमानी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अपीलें इस बार बेअसर साबित हो रही हैं। वैश्विक व्यापारिक मार्ग ठप होने की वजह से एशिया से लेकर
यूरोप तक सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। और अगर यही तनातनी कुछ और महीनों खिंचती है तो दुनिया को एक बड़े आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान की जंग केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, इसने पूरी दुनिया की एनर्जी रोक ली है। इसने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। स्थिति क्या है मिडिल ईस्ट में? होर्मुज संकट से मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया बेहाल है। 20% ऑयल और मिडिल ईस्ट का 80 to 90% ऑयल इस वक्त ग्लोबल सप्लाई चेन में नहीं आ पा रहा है। और यहां पर कारोबार करना, शिपिंग करना बहुत महंगा हो गया है और इसकी वजह से बीमा कंपनियों ने प्रीमियम भी बढ़ा दिए हैं। भाड़ा ऐतिहासिक स्तर पर है। खाद्य वस्तुएं और मैन्युफैक्चरिंग की लागत में जबरदस्त उछाल है। खाड़ी देशों पर इंपैक्ट यह है कि उनका आर्थिक ढांचा चरमरा रहा है। सऊदी, कुवैत, यूएई की तेल आय पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। यूएई की फुजैरा पाइपलाइन भी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं है। चीन, रूस और ईरान का एक नया गुट अमेरिका के खिलाफ मजबूत स्थिति में दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र की साख इस जंग में आकर खत्म होती नजर आ रही है। ईरान ने अपनी सोची समझी रणनीति से अमेरिका को उसी की चाल में मार दी। ताकत के गुरूर में ट्रंप ने शायद यह मान लिया था कि कड़े प्रतिबंधों और सैन्य बेड़ों की तैनाती से तेहरान पीछे हट जाएगा। लेकिन ईरान के टैक्टिकल वॉरफेयर ने न केवल अमेरिका को होर्मुज के सक्रिय और रणनीतिक पानी में उलझाया, बल्कि यमन के जरिए लाल सागर का मुहाना बंद करके पूरे पश्चिमी देशों की कमर तोड़ दी। और अब जो गेंद है वो व्हाइट हाउस के पाले में है, डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। क्या ट्रंप अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए कूटनीति का रास्ता लेंगे या फिर दुनिया को एक ऐसे धधकते हुए आग में छोड़कर जाएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं निकलेगा? दुनिया की नजरें इस वक्त होर्मुज की लहरों और ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हुई। वर्ल्ड में बात एक ऐसे जंग की जिसमें जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। डर यह है कि कहीं ये वॉर, ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर में ना तब्दील हो जाए। चलिए जानते हैं वर्ल्ड नाउ में इस खबर को डिटेल से। 15 और 16 अगस्त की दरमियानी वो खौफनाक रात जब पूर्वी यूरोप की फिजाओं में बारूद की गंध बहुत तेजी से फैल रही थी। आसमान मिसाइल की लपटों से सुर्ख हो गया और यूक्रेन के कीव से लेकर रूस के मॉस्को तक और फिर सीधे नेटो की दहलीज तक ये लड़ाई पहुंच गई, यानी कि रोमानिया तक। जंग का दायरा अब दो मुल्कों की सरहदों को लांघकर पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। एक तरफ आधी रात को कीव के आसमान में बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने ऐसा कहर बरपाया कि रिहायशी बस्तियों से लेकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक शोले भड़कने लगे। तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के जाबाजों ने व्लादिमीर पुतिन के गढ़ यानी मॉस्को के दिल में घुसकर रूस के सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स हब को राख में तब्दील कर दिया। लेकिन सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया जब जंग की आंच सीधे नेटो मुल्क रोमानिया के एयरस्पेस में घुस गई और स्पेनिश F-18 फाइटर जेट्स अचानक से आसमान के सन्नाटे को चीरने लगे। 15 और 16 अगस्त की दरमियानी रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर कयामत बनकर आई। रात के करीब 2:45 बजे पूरा शहर सो रहा था और तभी अचानक सेंट्रल कीव और ऐतिहासिक पेचेर्स्की इलाके में एक के बाद एक लगातार 10 से ज्यादा धमाकों की गूंज से इमारतें कपकपा उठी। एयर रेड सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागे। लेकिन रूसी मिसाइलों की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ओबोलोंस्की में एक बहुमंजिला व्यवसायिक इमारत आग के शोलों में तब्दील हो गई। वहीं होलोस्क्विस्की में रूसी हमलों ने तबाही की खौफनाक तस्वीरें पेश की। यूक्रेनी एयर डिफेंस को लगातार भ्रमित करने के लिए रूसी सेना एक बेहद ही चालाक रणनीति अपनाती रही। उन्होंने रात 2:35 पर एयर रेड अलर्ट वापस लिया और महज 11 मिनट बाद यानी 2:46 पर अचानक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। माना जा रहा है ये धोखे की आड़ में किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें कई इमारतें जमींदोज हो गई, कई बेगुनाह नागरिक मारे गए और कई खून से लथपथ हो गए। तो रूस की नई चाल क्या थी फैंटम स्ट्राइक की? फेक एयर सिग्नल, हवा में नकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल छोड़ते हैं रूसी विमान। यूक्रेनी रडार पर एक साथ कई फर्जी मिसाइल या विमान दिखाई देते हैं। अचानक पॉइंट ब्लैंक से हमला होता है, फर्जी सिग्नल में उलझ जाता है यूक्रेन के एयर डिफेंस। रूसी जेट करीब आकर असली पॉइंट ब्लैंक मिसाइल दागते हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस संकट
क्योंकि यूक्रेन पर इस वक्त अम्यूनेशन संकट भी है। खाली होते तरकश के बीच कीव की सुरक्षा दांव पर है। सोवियत युग के हथियारों का भंडार खाली हो चुका है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन गुहार लगा रहा है। अमेरिका के पास खुद हथियार नहीं तो यूक्रेन को कहां से देगा। यूक्रेन ने PAC-3 इंटरसेप्टर्स अमेरिका और यूरोपीय देशों से मांगे, लेकिन आज के दौर में, आज के हालात में कोई भी देश यह समझौता कैसे कर सकता है कि वो अपने मिसाइल या फिर हथियार के गोदाम को यूक्रेन के हवाले कर दे, क्योंकि इस दुनिया में सबको पता है कि जंग किसी की भी दहलीज पर कभी भी दस्तक दे सकता है। यूक्रेन में बारूद बरस ही रहा था कि इस जंग की चिंगारी नेटो के दरवाजे तक भी पहुंच गई, जो सबसे बड़े खतरे की घंटी है। रोमानिया, जो कि एक नेटो का अहम सदस्य है, उसके एयर स्पेस में एक अनजान हमलावर ड्रोन घुसा। रेडार स्क्रीन पर रेड ब्लिंक होते ही पूरा नेटो एयर कमांड सख्ते में आ गया। मोल्दोवा की सीमा की तरफ से सन्नाटे को चीरता हुआ ड्रोन रोमानिया सरहद में गहराई तक दाखिल हो गया था। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेटो एयर पुलिसिंग मिशन पर मुस्तैद स्पेनिश एयरफोर्स के F-18 फाइटर जेट्स ने तुरंत उड़ान भरी और रात के अंधेरे में F-18 के पायलट ने ड्रोन से रडार को लॉक किया और सुबह 5:01 पर सटीक मिसाइल दागकर उस किलर ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए। यह इस साल रोमानियाई सीमा में चौथी बड़ी घुसपैठ है। जुलाई में भी रोमानिया के F-16 जेट्स ने 3 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया था। यह घटना साबित करती है कि यह जंग किसी भी वक्त पूरे यूरोप में फैल सकती है और इसमें पूरा का पूरा नेटो कूद सकता है, क्योंकि नेटो चार्टर का आर्टिकल 5 यह कहता है कि एक पर हमला यानी कि सब पर हमला, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली। ब्लैक सी रीजन में नेटो का रेड अलर्ट जारी हुआ। रूसी हमलों की वजह से रोमानियाई सीमा पर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। नेटो का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया। ब्लैक सी एयर स्पेस की निगरानी में तैनात नेटो का आर्टिकल 5 की वजह से विस्फोटक स्थिति हो सकती है। यह आर्टिकल 5 यह कहता है कि नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। अब नेटो को भी समझ लीजिए, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है। 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया वॉशिंगटन संधि के तहत। दरअसल कॉन्सेप्ट इसके पीछे का मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता देता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिमी देशों को लगा कि हम आपस में ही क्यों लड़ते रहे और आपस में लड़कर अपना ही नुकसान क्यों करते रहे। हमें अगर दुनिया पर रूल करना है तो हमें पहले खुद की शांति के लिए कोई कदम उठाना होगा, और इसी वजह से नेटो का गठन हुआ 4 अप्रैल 1949 को। इसका वैश्विक मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें आज की तारीख में 32 देश शामिल हैं। स्वीडन मार्च 2024 में 32वें देश के रूप में इसमें शामिल हुआ। इसकी एक सामूहिक रक्षा नीति है। एक पर हमला यानी सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा सहित कुल 12 मूल देश हैं। वैश्विक प्रभाव यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शक्ति है। कीव की जलती इमारतों से लेकर मॉस्को के तबाह गोदामों तक और रोमानिया के आसमान में गरजते स्पेनिश फाइटर जेट्स तक, यह रात इस बात की गवाही दे रही थी कि रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने अनियंत्रित और भयावह दौर में प्रवेश कर चुका है। अब दो मुल्कों की सरहदी जंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा वैश्विक दावानल बन चुका है जिसकी लपटें किसी भी नेटो को सीधे युद्ध के मैदान में खींच सकती है। और अगर रोमानिया जैसी घटना दोबारा हुई तो पुतिन के मिसाइल और ड्रोन सीमा को लांघते हैं तो दुनिया एक ऐसे युद्ध की गवाह बनेगी जिसकी कल्पना मात्र से ही कलेजा कांप उठेगा। उम्मीद यह कीजिए कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी इंडिया डेली 24/7 पर। फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।